नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। सभी का स्वागत। आज जो अपन एमकॉम फाइनल एबीएसटी मैनेजमेंट ऑडिट के मैं साहब डॉक्टर आर के नागरवाल मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में चर्चा करेंगे। जो अपने पास एक ये देख रहे हैं इसमें जो अपने पास टॉपिक है आज का योग परचेजिंग ऑपरेशन है कि क्रय प्रक्रिया की समीक्षा किस प्रकार से होगी। इसको किस प्रकार से अपन को कैलकुलेशन करना है कि अपने किस प्रकार से वैल्यूएशन करना है इसकी, ये देखना अपन की ऑडिट की चर्चा में इस प्रकार से करना है। और इस पर जो अपन को रिव्यू परचेज के बारे में जो भी अपना आवश्यकता है उसमें कि जो भी इसके बारे में अपन 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो टॉपिक अपने पास दे रखा है इसमें अपने को ये टॉपिक अपने पास देखा रिव्यू परचेजिंग ऑपरेशन है कि अपने 3 टॉपिक इसमें है अपने पास परचेज ऑफ द गुड, परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स और परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ द अदर सप्लायर्स। 3 के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें ये देखना है कि अपन किस प्रकार से वैल्यूएशन किस प्रकार से रूपरेखा करनी चाहिए। तो फर्स्ट अपने पास है कि एक संस्था में जिन मदों के संबंध में क्रय प्रक्रियाएं होती हैं उनको विस्तृत रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से अपने पास है कि पूंजीगत माल का क्रय, कि कैपिटल का माल का अपन कैसे क्रय करेंगे और किस प्रकार से उसको वैल्यूएशन करेंगे, ये अपन को देखना उचित प्रकार से वैल्यूएशन लगाना। तो फर्स्ट अपने पास है कि पूंजीगत माल का क्रय, इसके संबंध में अपन जो समीक्षा करेंगे रूपरेखा के आधार पर जो होगा। सेकेंड अपन रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल और थर्ड अपने परचेज ऑफ अदर सप्लायर्स। इस संबंध में अपन जो भी करेंगे चर्चा इस प्रकार से है कि नियंत्रण के दृष्टिकोण से समस्त क्रय प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम पूंजीगत मूल माल का क्रय करना, द्वितीय रॉ मटेरियल का क्रय करना। कि पूंजीगत कैपिटल अपने उसको किस प्रकार से क्रय करना, उसका रॉ मटेरियल किस प्रकार से उसको प्रोसेस करना। पूंजीगत माल में स्थायी संपत्ति आती है, जैसे जो व्यवसाय में पुनः बिक्री के लिए नहीं की जा सकती बल्कि उसे चालू रखने में सहायक पहुंचाने के कारण में रखी जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली संपत्तियों में भवन, जो अपने बिल्डिंग है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी आदि हैं। ये संपत्तियां एक बार क्रय करने के पश्चात दीर्घकालीन तक व्यवसाय की सेवा करती हैं। मतलब ये वो संपत्ति है लॉन्ग टर्म चलने वाली जो कि व्यवसाय को संचालन में बहुत योगदान प्रदान करती है। इस कार्य के लिए केवल उसके रखरखाव मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो भी अपना एक संस्था में मशीन वगैरह जो भी टूल्स वगैरह रख रहे हैं, जो मशीन बड़ी मशीनों को मेंटेनेंस करना है, उसका किस प्रकार से अपन को देखभाल करना है, ये बहुत एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम है। एक लंबे समय के पश्चात जब ये संपत्तियाँ सेवा के अयोग्य हो जाती है तो उन्हें बेच दिया जाता है और नई संपत्ति खरीद ली जाती है। इन संपत्तियों पर होने वाले व्यय को रोजमर्रा होने वाली व्यय अथवा आवर्ती व्यय नहीं है, लेकिन इन संपत्तियों पर जो राशि खर्च होती है वे बहुत बड़ी होती है। अतः प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इन संपत्तियों की क्रय प्रक्रिया की पूर्ण रूप से नियंत्रित है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित समीक्षात्मक जांच करनी पड़ती है। पहला इसमें जो जांच के लिए प्रोसेस अपने पास क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट अपने को अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संपत्तियों के क्रय का अधिकार किसी उत्तरदायी अधिकारियों, समितियों अथवा संचालक मंडल के सुपुर्द किया जाना चाहिए। जो ये संपत्ति अपन को जो भी अपन देख रहे हैं, जो भी इसका रूपरेखा जो उत्तरदायी व्यक्ति है, रिस्पॉन्स पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग जो टेक ओवर इसका देखना चाहिए और उसको देखभाल करनी चाहिए। संपत्ति के क्रय से पूर्व समस्त वैकल्पिक उपायों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए निर्णय में सहायक आंकड़े उपलब्ध करवाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है इसके लिए कि अंकेक्षक क्रय संबंधी प्रक्रिया की भी जांच करनी चाहिए। आप जो आपने संपत्ति परचेज करी है उसको आप किस प्रकार से क्रय कर रहे हो, उसकी प्रोसेस किस प्रकार हुआ, इसकी जांच करनी चाहिए। और देखना चाहिए कि संपत्ति के क्रय में विलम्ब तो नहीं हुआ और क्रय संबंधित आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था किस प्रकार की गई है और उसमें छल कपट तो नहीं हुआ की गुंजाइश नहीं है। कि जो भी पूरा प्रोसेस है वो देखना चाहिए अपन किस प्रकार से भी प्रोसेस हुआ। थर्ड चीज़ अपने पास ये है कि अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संपत्ति क्रय के पश्चात किस नियंत्रित मतलब क्वांटिटी इंस्पेक्शंस की उत्तम व्यवस्था है अथवा नई अथवा सिफारिश अथवा अन्य किसी अच्छे कारण से अच्छी वस्तु के स्थान पर हल्की वस्तु को स्वीकार करने के लिए ये देखना चाहिए कि अप्रोच के माध्यम से कोई अपन घटिया किस्म की वस्तु प्रोडक्शन में नहीं ले जा रहा है। तो संपूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा करने के पश्चात ये आवश्यक है कि पिछले 2-3 वर्षों में संपत्ति संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जांच की जानी चाहिए कि पूंजीगत माल के क्रय के अलावा व्यवसाय में कच्ची सामग्री अथवा अन्य संपत्तियां भी बार बार क्रय होती है। अतः कच्ची सामग्री में वे वस्तु आती है जिनका निर्माण प्रक्रिया में उपभोग होता है, यानी जो निर्माण प्रोसेस है उसमें उसका
उपभोग की आवश्यकता पड़ती है। ये भी उसमें ये वो चीज़ है, आवश्यकता होती है। अथवा जिनका पक्का माल में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त सम संप्राप्तियों में ऐसी सामग्री सम्मिलित की जा सकती है जिसका उत्पादन में प्रयोग नहीं होता, बल्कि वे व्यवसाय में अन्य किसी कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। कच्चा माल प्राय उत्पादित वस्तु का अंग बन जाता है। और ये सब चीज़ प्रोसेस अपने को देखना चाहिए कि जो भी अपने ये फैक्ट्री से प्रथम दृष्टि देखना चाहिए कि जो फैक्ट्री सप्लायर्स है, और द्वितीय क्या सेकंड इसमें है ऑफिस सप्लायर्स, और थर्ड है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन चीज़ों से होकर जो संपत्ति को वैल्यूएशन कर रहा है उसके आधार पर इसका रख रखाव तीन प्रकार से गुजरता है। कारखाना संपत्तियों में ऐसी ऐसी मदें आती है जिनमें जो कारखाने में काम आती है लेकिन जो निर्मित वस्तु का अंग नहीं होती है। मैंने काम तो आती है लेकिन वो निर्मित निर्मित वस्तु का अंग नहीं होती है। जैसे ग्रीस, कीलें, खराब रुइयाँ आदि, यानी ये भी वो सब पार्ट है। यानी जो अपने को आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई पेच खराब है, कीलें खराब हो गई, ग्रीस खराब, मशीनों में ग्रीसिंग करनी है, रुई वगैरह उसमें लगा के साफ करना है, तो ये सब चीज़ के सब पार्ट बन जाते हैं। तो ये चीज़ों को भी अपने को ढंग से उसका देखना चाहिए। कार्य संप्राप्तियों में ऐसी मदें भी सम्मिलित की जाती है जिनका उपयोग उपभोग प्रशासनिक संबंधी कार्यों के लिए कार्यालय में किया जाता है। जैसे स्टेशनरी, इस प्रकार के विक्रय वितरण संपत्तियों में ऐसी मदें सम्मिलित की जाती हैं जिनका उपयोग वस्तु की बिक्री तथा वितरण में होता है। जैसे पैकिंग के काम में आने वाली सामग्री, जो पैकिंग के काम में सामग्री आती है उसकी भी अपन को उससे सब पॉइंट होता है उसको भी ध्यान में रखना बहुत अति आवश्यक है। अब जो इसके बाद अपने पॉइंट बन रहा है कि क्रय नियंत्रण की आवश्यकता। अब अपने क्रेताओं की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखो, इसकी आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से पड़ी है। तो इसकी आवश्यकता का अपना फंडामेंटल ये है कि कच्ची सामग्री अथवा अन्य संपत्तियों का क्रय सामान्य गतिविधि के रूप में चलाना रहता है। सामग्री में तो नकद से कम नहीं होता। अतः इस क्रय पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के लिए पड़ती है। सही माल का क्रय, सही माल का क्रय, सही माल का क्रय, ठीक है? फिर सही समय पर अगर आपने सही माल का क्रय तो प्रोडक्शन में सहायता पड़ेगी। अगर आपने घटिया माल का क्रय कर लिया तो वो पूरा प्रोडक्शन को खराब कर देगी और वो आने वाले टाइम के लिए हानिकारक होगा। तो सही माल का क्रय करना उचित प्रकार से दृष्टिकोण और सही प्रकार से रूपरेखा का निर्धारण करता है। सही समय पे क्रय, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय अगर आपने सही समय पे क्रय किया है तो वो प्रोडक्शन के लिए अच्छा लाभकारी होगा। और आपने समय निकलने के बाद प्रोडक्शन टाइम के निकलने के बाद आपने जो परचेज किया वो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसके बाद है कि सही मात्रा में क्रय, क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी कम है वो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्वांटिटी के आधार पर ही आप किस चीज़ को उसको वैल्यूएशन करोगे, इसलिए ये पूरा पार्ट इसका उनको देखना है उसमें। तो ये चीज़ें हैं अपने पास। और इसमें सही मूल्य का प्रक्रिया, ये तो नहीं है आपने इसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा खरीद लिया। मूल्य भी आपको एनालाइज़ करना चाहिए कि एक मार्केट में कौन-सा मूल्य चल रहा है और दूसरे मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है। तो जहाँ अगर आपको कम मूल्य मिल रही है वही चीज़ मिल रही है तो अपन को अगर कम लागत कम पे है तो अपन को वो चीज़ को वहाँ से परचेज़ करना है। ये चारों पाँचों चीज़ पॉइंट अपन को देखना चाहिए कि किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन करें। अभी ये समीक्षा किस प्रकार से करें? क्रय नियंत्रण की समीक्षा का आधार अपन 4 भागों में है कि रिव्यू ऑफ परचेजिंग पॉलिसी, पॉलिसी किस प्रकार से है? अपनी परचेजिंग पॉलिसी के उद्देश्यों को किस प्रकार से लागू करा है? क्या प्रबंधन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति बनाई गई है? क्या प्रभावशाली ढंग से नीति बनाई गई है? क्या उसका क्रियान्वयन सही प्रकार से हो रहा है? ये एक संबंधी है कि क्रय संबंधी नीति की समीक्षा किस प्रकार से करेंगे। सेकंड इसमें क्या बोला, क्रय विभाग, जो अपने क्रय विभाग है वो सही प्रकार से अपने कार्य कर रहा है या उसने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को सही प्रकार से अकॉर्डिंग रखा, अपने सभी प्रकार से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा नहीं कर रहा, जो अपने वाउचर वगैरह रखे हैं उनको सही प्रकार से यूटिलाइज कर रहा नहीं कर रहा। उसके बाद आता है इसका सब विभाग कौन कौन से विभाग का स्थिति किस प्रकार से कार्य कर रहा है, जो आपने प्रोसेस टू प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वो कार्य कर रहा नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ देखना चाहिए। और कुशल क्रय के अधिकारी, मतलब जो आप परचेज अधिकारी है वो सही प्रकार से प्रशिक्षित है नहीं है, वो सही प्रकार से फोरकास्टिंग करके या फ्यूचर के अकॉर्डिंग माल खरीद रहे नहीं खरीद रहे, ये भी देखना चाहिए कि सूचना की उपलब्धि और सही सूचना उपलब्ध हो रही नहीं हो रही, ये भी आपको देखना चाहिए। और संस्था की आवश्यकता किस प्रकार है कि संस्था को किस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है, ये देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी वस्तु की आवश्यकता है और वो कौन सी वस्तु खरीद सकता है।
देन क्रय के स्रोत, अपने पास क्रय के स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी देखना चाहिए। फिर बाजार का भाव किस प्रकार का, ये भी देखना चाहिए। और देन सुपुर्दी जो आप समय दे रहे हो वो भी देखना चाहिए। और यातायात का साधन किस प्रकार से, आप जो माल मंगा रहे हो उसका ट्रैवलिंग जो भी है अपने पास, कौन सा साधन है, कौन सा मार्ग है, कौन सा रूट रहेगा, ये सब कुछ देखना चाहिए। और विभाग कर्मचारी, जो आपने विभाग में कर्मचारी रखे हैं वो सही प्रकार से यूटिलाइज काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ उनको सही प्रकार से देखना चाहिए। आज टॉपिक में अपने जो 3 पॉइंट अपने है मेन इम्पोर्टेंट, कि परचेजिंग कैपिटल उसका किस प्रकार यूटिलाइज करना, परचेज रॉ मटेरियल कच्चे माल को किस प्रकार यूटिलाइज करना। और थर्ड अपने पास आया है कि परचेज ऑफ द अदर सप्लाईज। तो जो अदर सप्लाईज वगैरह है उनकी रूपरेखा किस प्रकार से होगी, तो आप इसके बारे में विस्तार से चर्चा करिए। और आगे जो इसका टॉपिक है अपने पास जो कि मात्रा स्तरों की का निर्धारण, डिटरमिनेंट ऑफ द क्वांटिटी लेवल। जो क्वांटिटी लेवल है उसमें कौन कौन से रहेंगे, तो मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, री ऑर्डर लेवल और ऑर्डर क्वांटिटी। ये अपन 4 पॉइंट के बारे में आगे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके जो इफेक्ट है और जो फंडामेंटल उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।